थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। देखिए ना, हो मेरा काहे नहीं खुल रहा है, मेरा काहे नहीं खुल रहा है। देखिए ऑन हो गया है ना, स्टार्ट हो गया है ना, चलिए ठीक। और वो भी एगो जो वीडियो में लॉक लगा हुआ है ना, उसको भी अनलॉक कर दीजिएगा, ठीक, अनलॉक कर दीजिएगा। पढ़ने दीजिए ना, क्या होगा। अब छूट गया तो अब थोड़े मिलेगा। अच्छा ठीक है, अनाउंस कर देते हैं हम। क्या कहते हैं, क्या नाम था, उस पे नाम लिखा हुआ था। एगो पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है ना छूट गया था, उसका मटेरियल छूट गया है। कोई लड़का लिए हैं तो दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव कोई लड़का लिए हैं, नहीं देगा, लिया भी होगा नहीं देगा। किताब कॉपी नहीं देता है, अरे सही बता रहा, नहीं देता है, किताब कॉपी नहीं देता है, लेकिन दे देना चाहिए, गलत है। चलिए शांति बनाइए। अब क्या पढ़ा रहे थे बताइए थोड़ा सा। चलिए, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, दो चार गो क्वेश्चन पूछे, पूछते हैं, बताइए। कौन अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1। चलिए, कौन अनुच्छेद कहता है भारत में संसद नए राज्यों को प्रवेश दिला सकता, नए राज्यों का गठन। कौन अनुच्छेद। अच्छा एक बात बताइएगा कि जो है आपको भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर हुआ है, कौन आधार पर। भाषाई आधार, भाषाई आधार पर हुआ। किस आयोग के सिफारिश पर, क्या, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ है, 1953। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है, 1955 में सौंपी है। बहुत बढ़िया। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र। अच्छा एगो क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, एगो क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, आप लोग जवाब दीजिए तो देखते हैं आप लोग का कॉमन सेंस कितना है, ठीक है। क्या होगा, देखिए ये ठीक है कि यानी बिहार आप बोल रहे हैं कि 1912 में बिहार का गठन हुआ है, लेकिन हम उस संदर्भ में क्वेश्चन नहीं पूछे, हम राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुल 14 गो राज्य बनाया गया था, कुल 14 गो राज्य बनाया गया था, और 14 राज्य में अपना बिहार था, ठीक है, बिहार था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, मेघालय नहीं था। मेघालय का गठन 1972। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेघालय होगा, मेघालय। मतलब कॉमन सेंस आप लोग में नहीं है। मेघालय बोले थे, मेघालय बोले थे तो कॉमन सेंस है, जो नहीं बोले थे, जो बिहार बोले थे उनमें कॉमन सेंस नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि गुजरात का गठन कब हुआ है, 1960।
नागालैंड 1963। और एक बात बता, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन कौन, और एक क्वेश्चन सुनिए ना, कौन आयोग के सिफारिश पर? शाह आयोग। कब हुआ है? 1900। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971। 1971। मेघालय 1900। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 1987। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जहां तक पढ़ाए थे वहां से आगे बताते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको यहां तक बता दिए थे कि भारत में टोटल 29 राज्य हो गए थे। 29 से 28 कैसे हुआ ये बात नहीं बताए थे। 29 से 28 ये बात बता दिए थे, नहीं ना बताए थे। तो अब यहां पर जम्मू कश्मीर की कहानी हमको कहना है, तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और यहीं पर देशी रियासत के संदर्भ में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन जनरल कंपटीशन के लिहाज से 2-3 चीज है जो वहां से पूछा जाता है। जो चीज पूछा जाता है टू दी पॉइंट आकर के जो है उन चीजों को हम लोग समझते हैं, बुझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आपको भारतीय संविधान में एक भाग है, उस भाग का नाम है भाग 21। भाग 21 भारतीय संविधान का भाग 21। भारतीय संविधान का भाग 21। भाग 21 में अस्थायी एवं संक्रमणशील संबंधी प्रावधान है। अस्थायी एवं संक्रमणशील संबंधी प्रावधान है। अस्थायी यानी जो अस्थायी नहीं है, समझ, जो अस्थायी नहीं है, तो अस्थायी प्रावधान है भाग 21 में। भाग 21 में अस्थायी प्रावधान है। भाग 21 में जो अस्थायी प्रावधान है, भाग 21 के अंतर्गत ही एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, और अनुच्छेद 370 भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान में शामिल है। मतलब यह अस्थायी नहीं है, मतलब इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा था, ये अस्थायी प्रावधान था, और अस्थायी प्रावधान था, इसी वजह से इसको समाप्त किया जा सकता था, और इसे समाप्त किया गया है, समाप्त किया गया है। अब देखिएगा 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, फिर 2019 में पुनः केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, और 2019 में जो पुनः केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, तो केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म में जो पहला बड़ा काम किया है वह यह किया है कि जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। देखिए समझिएगा चीजों को, यहां पर आपको जम्मू कश्मीर जब भारत को आजादी मिली थी, भारत को आजादी 1947 में मिली थी। 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तो उस समय जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत हुआ करता था। जम्मू कश्मीर जो है एक देशी रियासत हुआ करता था, और देशी रियासत उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर राजा महाराजाओं का शासन, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, उसी को क्या कहा जाता है? देशी रियासत। तो आजादी के समय जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत था, एक देशी रियासत था। अब देखिएगा, आप याद कीजिएगा, एगो बात आप याद कीजिए, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इस अधिनियम में यह कहा गया था,
आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन इस अधिनियम में यह कहा गया था कि देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रहना चाहता है तो देशी रियासत स्वतंत्र रहे, देशी रियासत स्वतंत्र रहे। आप चीजों को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आजादी मिली और इस अधिनियम के तहत देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल हो, और स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह स्वतंत्र भी रह सकता है, स्वतंत्र भी रह सकता है। तो जो जम्मू कश्मीर था यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। देखिए मानचित्र जब आप देखेंगे तो ये अपना देश भारत है, ये जिस समय के जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ये है, समझिए, वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है ये है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। जम्मू कश्मीर ये अपना भारत है और इधर आपको पाकिस्तान है। तो जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों साथ बॉर्डर बनाता था, दोनों साथ बॉर्डर बनाता था। और आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था, डोगरा वंश का शासन था। और यहां के शासक थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह हिंदू था, लेकिन यहां की जो अधिकतर आबादी थी ना, यहां की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी, यहां की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह यह बात समझता था कि अगर हम भारत में शामिल हो जाएंगे तो हमारी जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वह समाप्त हो जाएगी, हमारा जो विशेषाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे तब भी हमारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, समझिए, समाप्त हो जाएंगे। राजा हरि सिंह ने आजादी के समय यह तय किया कि ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। राजा हरि सिंह ने आजादी के समय यह तय किया कि ना हम भारत में मिलेंगे ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, मतलब हम स्वतंत्र रहेंगे। हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। तो आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा किया, लेकिन भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान के निर्माण में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वह है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना सोते जागते उठते बैठते नींद में हमेशा यही सपना देखता था, कश्मीर पाकिस्तान में मिलाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान में मिलाएंगे। यह सपना हमेशा मोहम्मद अली जिन्ना देखता था। और मोहम्मद अली जिन्ना ही यह सपना नहीं देखता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत, पूरे पाकिस्तान के आम लोग, शासन प्रशासन के लोग सब उठते जागते बैठते यही सपना देखता था कि कश्मीर को भारत में मिलाना है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, कैंसर, समझ गए, सिगरेट बहुत धुकता था, बहुत सिगरेट पीता था। अरे यही सत्य है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, ये बात कांग्रेस के लोग नहीं जानते थे। कांग्रेस के लोग अगर जानते ना, स्पेशली गांधी जी भी अगर जान जाते कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर ही, ज्यादा दिन का मेहमान ना है, तो देश को आजादी में थोड़ा और टाइम लगा देते, मतलब 1985 में देश आजाद होता, लेकिन भारत का विभाजन गांधी जी नहीं होने देते, समझ गए। और ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर है, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना किसी को नहीं बताया था, अपने तक ही सीमित रखा था। कोई उसके शागिर्द भी नहीं जानते थे, जो उनके बहुत करीबी थे वो भी नहीं जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर है, कोई नहीं जानता था। और मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन का जो अंतिम आधा घंटा है ना, बहुत कष्ट में गुजरा है, बहुत ज्यादा कष्ट में गुजरा है, समझ गए। तो खैर उन बातों के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना है आइए ना, है तरीका समझिए ना, जो बता रहे हैं सुनिए, बाद में कहानी खिस्सा सुनिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन राजा हरि सिंह ना उसको भारत में मिलाना चाहता था ना पाकिस्तान में। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात पता था कि हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है,
और मोहम्मद अली जिन्ना को यह भी बात पता था कि अगर हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिए तब कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाएगा, लेकिन अगर हम मिला के नहीं जा सके तो कभी भी कश्मीर पाकिस्तान का अंग नहीं बनेगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना को पता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के सैनिकों को कहा कि आप पाकिस्तान के सेना के वेशभूषा में कश्मीर पर मत आक्रमण कीजिए। आप घुसपैठी के रूप में, आतंकवादी के रूप में, घुसपैठी या आतंकवादी के रूप में कश्मीर पर आक्रमण कीजिए। ऐसे हरि सिंह नहीं मानेगा, लेकिन जब कश्मीर पर आक्रमण होगा, हरि सिंह को पराजित करेंगे, तब तो हरि सिंह मानेगा ना, तब कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के दिशा निर्देश पर, मोहम्मद अली जिन्ना के दिशा निर्देश पर पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी या आतंकवादी के तौर पर 20 अक्टूबर 1947 को 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर पर आक्रमण किया, क्लियर है, कश्मीर पर आक्रमण किया। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में कश्मीर पर आक्रमण किया। और पाकिस्तानी सैनिक जब कश्मीर पर आक्रमण किया, किसी को नहीं छोड़ा, बूढ़ा, बच्चा, समझ गए, लंगड़ा, लूल्हा, किसी को नहीं छोड़ा, महिला, किसी को नहीं, समझ गए। मौत के घाट उतारता गया, महिलाओं के साथ जो है ज्यादती की गई, तमाम प्रकार की घटनाएं हुई और धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक आगे ही बढ़ता जा रहा था। और जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो राजधानी में रहता था। जैसे हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है, तो प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। नीतीश जी नालंदा के हैं, लेकिन बिहार के सर्वे सर्वा हैं, बिहार के माए बाप हैं, समझ गए, तो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, हाँ या नहीं है। तो शासक राजधानी में रहता है। तो जो आपको राजा हरि सिंह था, उनकी राजधानी श्रीनगर थी और वो श्रीनगर में था। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर की ओर प्रस्थान कर रहा था और जैसे जैसे श्रीनगर की ओर प्रस्थान कर रहा था ना, वैसे वैसे जो है उनको डर बढ़ता जा रहा था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और बेचारा तो था हिंदू, अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो फिर उनका क्या हश्र होता, वो उनको भी पता था। तो पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहा था। तो राजा हरि सिंह के मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजा हरि सिंह के मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, हरि सिंह ने राजेंद्र सिंह को पंडित नेहरू के पास भेजा। हरि सिंह ने राजेंद्र सिंह को पंडित नेहरू के पास भेजा। पंडित नेहरू के पास भेजा। राजेंद्र सिंह पंडित नेहरू के पास आए। राजेंद्र सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, आप हमको सहायता कीजिए, आप हमको सहायता कीजिए। तो पंडित नेहरू सहायता करने के लिए तैयार हो गया, कहा एकदम हम आपका सहायता करेंगे। लेकिन इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप हरि सिंह का मदद क्यों कीजिएगा, आप हरि सिंह का मदद क्यों कीजिएगा। अगर हरि सिंह कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है और कश्मीर भारत का अंग बन जाता है, तब आप मदद कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मदद नहीं कीजिएगा। अच्छी सलाह थी ये अपने आप में। अब सुनिएगा, देखिए जो घटना हो रहा है 20 अक्टूबर 1947 से 26 अक्टूबर 1947 के बीच की घटना, 20 अक्टूबर 1947 से 26 अक्टूबर 1947 के बीच की घटना, 20 अक्टूबर 1947 से 26 अक्टूबर 1947 के बीच की घटना है। और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप कश्मीर को तब तक मदद
नहीं कर सकते हैं जब तक कि कश्मीर भारत में मिला नहीं दिया जाता है। पंडित नेहरू को जब यह बात माउंटबेटन ने कहा तो पंडित नेहरू ने यह बात राजेंद्र सिंह को कहा। पंडित नेहरू ने राजेंद्र सिंह को यह कहा कि कश्मीर को पहले आप भारत में मिलाइए, कश्मीर को अगर आप भारत में मिला देते हैं तब हम आपकी मदद करेंगे, तब भारत सरकार आपकी मदद करेगा, नहीं तो भारत सरकार आपकी मदद नहीं करेगा। राजेंद्र सिंह को यह बात कह दिया गया। राजेंद्र सिंह श्रीनगर गए, हरि सिंह से मिले और राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को यह कहा कि पंडित नेहरू भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप कश्मीर को भारत में मिला दीजिएगा, कश्मीर को भारत में मिला दीजिएगा। अब हरि सिंह सोचने लगा अब क्या करें, अगर भारत में नहीं मिलाते हैं तो कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा, अगर भारत में मिला देते हैं तो हमारा सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। दो ऑप्शन था उसके पास, या तो पाकिस्तानी सेना से युद्ध हार के कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देना, और दूसरा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो जाना, भारत में शामिल हो जाना। तो काफी विचार विमर्श के बाद हरि सिंह ने यह तय किया कि भारत में ही मिलना हमारे लिए बेहतर है, भारत में ही मिलना हमारे लिए बेहतर है। कोई रास्ता हरि सिंह के पास नहीं था। अंततः हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की। जैसे ही हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, वैसे ही भारत सरकार के तरफ से पुलिस बल कश्मीर पहुंच गया। भारत सरकार की तरफ से पुलिस बल कश्मीर पहुंच गया और जो पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में कश्मीर पर आक्रमण किया था उनका सामना करने लगा और भारतीय सैनिक धीरे धीरे भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटा ही रहा था, समझ गए। और धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट रहा था, धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक जो है आपको पीछे हट रहा था। लेकिन उसी दौरान 1948 ईस्वी में 1947 से बढ़कर 1948 में अब हम लोग आ गए हैं। तो 1947 में 26 अक्टूबर 1947 27 अक्टूबर 1947 को भारत के सैनिक कश्मीर पहुंच गए और 27 अक्टूबर 1947 से भारतीय सैनिक धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक को जो है कश्मीर से बाहर खदेड़ने लगा। उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर की मुद्दा लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर यूएनओ में उठा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया, यूएनओ में उठा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको पंडित नेहरू थे वो लॉर्ड माउंटबेटन पर काफी विश्वास करने लगे थे। कुछ ऐसा चीज हुआ था कि विश्वास जायज था, विश्वास करना जायज था। तो पंडित नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगे और कश्मीर में जो युद्ध हो रहा था भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक के बीच में, माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप इस मुद्दा को यूएनओ में उठाइए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाइए। और पंडित नेहरू ने माउंटबेटन के कहने पर ही कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में उठाया। और जब कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में उठाया गया ना, तो यूएनओ ने एक आदेश पारित किया और यूएनओ ने आदेश पारित करते हुए यह कहा, जो सेना जहां है वहीं रुक जाए, जो सेना जहां है वहीं रुक जाए। इसमें हुआ कि जो सेना जहां था वहीं रुक गया। अगर पंडित नेहरू यूएनओ में कश्मीर की मुद्दा नहीं उठाता तो पूरा कश्मीर आज हमारा होता। तो पंडित नेहरू की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू जानबूझ करके ऐसा किए हैं। देखिए जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो गलती हो जाता है, समझे, गलती हो जाता है। अगर पंडित नेहरू, देखिए क्या है, अगर पंडित नेहरू मुद्दा नहीं उठाते तो भारतीय सैनिक पीछे तो कर ही रहा था, धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना और लगता, साल भर और लगता।
लेकिन पूरा पाकिस्तानी सैनिक को, क्योंकि भारत के पास उस समय हर चीज था, पाकिस्तान के पास उतना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, एक प्रकार से मान लीजिए, समझ गए। भारत के पास था, कुछ जरूर था, तो भारतीय सैनिक जो है पाकिस्तानी सैनिक को बाहर कर देते, पाकिस्तानी सैनिक को बाहर कर देते। लेकिन यूएनओ में जब मुद्दा उठाया गया तो यूएनओ ने आदेश दिया कि जो सैनिक जहां है वहीं रुक जाए। तो इसमें हुआ ये कि कश्मीर के कुछ इलाका में पाकिस्तानी सैनिक था ही, पाकिस्तानी सैनिक था ही। अब कश्मीर के कुछ इलाका में पाकिस्तानी सैनिक था ही, तो वह पाकिस्तान का अंग माना गया, पाकिस्तान का अंग माना गया। और उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पीओके, मतलब कश्मीर का वैसा क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, कश्मीर का वैसा क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन आप यहां पे सोचिएगा, अमित शाह या आरएसएस प्रमुख जो कहते हैं मोहन भागवत, कश्मीर हमारा है, ये एकदम सत्य है। क्योंकि कश्मीर के सर्वे सर्वा तो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह ने कश्मीर को मिलाने की घोषणा भारत में किया, तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना हो। तो पाकिस्तान के लोगों में नैतिकता होनी चाहिए कि छोड़ दे पीओके वाले एरिया को, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो एक प्रकार से कहिएगा ना, तो राजा हरि सिंह जो हस्ताक्षर किया, ऐसा थोड़ी है कि राजा हरि सिंह ये हस्ताक्षर किया है कि नहीं कश्मीर का यही इलाका भारत में होगा। राजा हरि सिंह ने पूरे कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की है, पूरे कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की है। तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी भारत का है, समझे, वो भी भारत का है। और देखिए अगर मोदी जी नहीं कर पाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में हिम्मत है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जब राम मंदिर जैसे मुद्दे को सुलझा सकता है, राम मंदिर जैसे मुद्दे को सुलझा सकता है, तो ये तो उससे थोड़ा सा कम उलझा हुआ चीज है, समझे। तो हो सकता है, समझे, हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है ना युद्ध लड़ना होगा, बिना युद्ध का नहीं होगा, होगा लेकिन युद्ध लड़ना होगा। और अरे भारत का सैनिक बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के तुलना में भारत का सैनिक बहुत मजबूत है, समझे। संसाधन भी भारत के पास बहुत है, पाकिस्तान के पास बहुत कम संसाधन है, भारत के पास बहुत संसाधन है। भारत अगर चाहेगा ना, समझ गए, भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान को रातों रात नक्शा से मिटा सकता है। लेकिन भारत में जो है, देखिए भारत के लोग जो है शांति प्रिय हैं, दयालु स्वभाव के हैं, समझ गए। तो इसी वजह से, लेकिन योगी जी जैसा अगर प्रधानमंत्री मिल गया तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब आते हैं, सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा, इस प्रकार से कश्मीर भारत का अंग बना, कश्मीर भारत का अंग बना। और जब कश्मीर भारत का अंग बना ना, तो कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। और एक चीज आप समझिएगा, ये जो हम बोले हैं, हमारी बातों से आप सहमत हैं या नहीं है कि कश्मीर पूरा भारत का है ना, हो सहमत होइए। क्योंकि कश्मीर तो राजा हरि सिंह के अधीन था, वो तो पूरा कश्मीर को मिलाने की बात किया था, समझिए। तो कश्मीर पूरा का एकदम सहमत होइए, दावा करके, ताल ठोक करके कहिए ये बात, समझ गए, इसमें शर्माइए नहीं, समझ गए। तो अब देखिएगा, यहां पर एक चीज और समझिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य, पूरा का पूरा राज्य, राज्य का दर्जा दिया गया था। और जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जो है आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, क्लियर है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके तहत बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अन्य राज्य के लोग आकर जमीन नहीं खरीद सकता है। जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था तब की बात हम कर रहे हैं, तब की बात हम कर रहे हैं, गौर कीजिएगा आप इस चीज पर। जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था तब की बात हम कर रहे हैं कि कोई भी भारत के अन्य राज्य के लोग कश्मीर में जाकर के
भूमि या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता था। मतलब आप बिहार के हैं तो आप बिहार से जम्मू कश्मीर जाकर संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते थे, ये चीज था। फिर आपको आप बिहार के लोग कश्मीरी महिला से शादी तक नहीं कर सकता था, लेकिन वहीं पाकिस्तान के लोग कश्मीरी महिला से शादी कर सकता था। पाकिस्तान के लोग कर सकता था, लेकिन कश्मीर भारत का अंग है, फिर भी भारत के लोग कश्मीर की महिला से शादी नहीं कर सकता था। यह प्रावधान था। और भी बहुत सारे प्रावधान थे। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो केंद्र की मोदी सरकार ने काफी हिम्मत करके यह कदम उठाया, और हम आपको यह बात बताए हैं कि भाग 21 में अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान है। अस्थायी मतलब इसको हटाया जा सकता है, तो इसको हटाया जा सकता था। कांग्रेस भी इसको हटा सकता था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं हटा सकता था। संविधान में प्रावधान था कि कांग्रेस भी इसको हटा सकता था, लेकिन फिर भी कांग्रेस हिम्मत नहीं किया। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो है आपको हिम्मत किया, और जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा छीनने हेतु जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। अब कोई भी भारत के लोग, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, आप कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकते हैं। आप कश्मीर की लड़की से विवाह शादी कर सकते हैं। अब के प्रावधान के तहत कोई पाकिस्तानी कश्मीर की लड़की से विवाह शादी नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय लोग कर सकते हैं वर्तमान के प्रावधान के तहत। बात यह है। तो अब देखिएगा 2019 में, अगस्त 2019 में आपको 5 अगस्त, ठीक है छोड़िए ना, अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने हेतु तथा जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीनने, इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने हेतु जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया, और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत की संसद ने अनुमति दिया, और भारत की संसद की जैसे ही अनुमति मिली तो अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। जब भारत में 29 राज्य था, तो उस 29 राज्य में एक जम्मू कश्मीर भी राज्य था। जब जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो अब राज्यों की संख्या घट करके कितना रह गई है? 28। कितना रह गई है? 28। और जम्मू कश्मीर राज्य वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है, और दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। क्लियर है? तो ये चीज है, आप याद रखिएगा। यहां पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये तो हमने आपको ये बताया है कि कैसे भारत में 29 राज्य था, तो जम्मू कश्मीर राज्य था या नहीं था? लेकिन वर्तमान में 28 राज्य है, तो क्या जम्मू कश्मीर राज्य है? क्या है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन करके कितने केंद्र शासित प्रदेश में? कौन कौन? जम्मू कश्मीर और, बात क्लियर है इतना? अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं देशी रियासत को लेकर के। आजादी के समय देशी रियासत को लेकर के क्या स्थिति थी, समझ गए? इसको लेकर के अब हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, आपको जो है 1947 ईस्वी में यह स्पष्ट हो गया था। 1947 के शुरुआती दौर में ही, और जून 1947 में, मान लीजिए जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था, और माउंटबेटन योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपी जाएगी। भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपी जाएगी। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि भारत आजाद होने वाला है। इस समय भारत के भीतर दो प्रकार के क्षेत्र थे। जैसे आज के भारत में
आज के भारत में भी दो प्रकार का क्षेत्र है, एगो राज्य है, एगो केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है? आज के भारत में भी दो क्षेत्र, एगो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश। मानचित्र पर देखिएगा, ओडिशा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड राज्य है, बिहार राज्य है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भारत में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भी। वैसे ही आजादी के समय की भी हम बात करें तो आजादी के समय में भी भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, एक आपको राज्य हुआ करता था और दूसरा देसी रियासत, दूसरा आपको देसी रियासत, देसी रियासत। और उस समय राज्य को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। राज्य को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रांत। राज्य को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, समझ गए। और देखिए आजादी के समय अगर हम देसी रियासत की संख्या की बात करें तो देसी रियासत की संख्या को लेकर काफी विवाद है। अलग अलग बुक अलग अलग डाटा देता है। कुछ बुक 542, कुछ बुक 552 और कुछ बुक 565, ठीक है, कुछ बुक 565 ये देता है। लेकिन आपको जो याद रखना है 542 याद रखना है। क्या याद रखना है? 542। आजादी के समय देसी रियासतों की कुल संख्या 542 थी। देसी रियासतों की कुल संख्या 542 थी। और देसी रियासत का मतलब आप समझते होंगे जहां राजा महाराजा का शासन था। और एक बात आज के सेशन में भी हम आपको बताए हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देसी रियासत को क्या अधिकार देता है? देसी रियासत को यह अधिकार देता है कि वह भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र है। तो अब देखिए देसी रियासत ऐसे कैसे हो सकता है? भारत में ही कुछ क्षेत्र स्वतंत्र है, कहीं पर राजा महाराजा का शासन है, कहीं पर भारत सरकार का शासन है, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब देसी रियासत को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी जो 542 देसी रियासत था, 542 के 542 देसी रियासत को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। सरदार पटेल। और जानते हैं सरदार पटेल के अलावा अगर यह जिम्मेदारी किसी और को सौंपा जाता ना तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन सरदार पटेल के काम करने का तरीका जो था ना, उसके काम करने का तरीका ही अलग था, समझे। गांधी जी से भी बेहतर तरीका था सरदार पटेल का। भले ही सरदार पटेल गांधी के शिष्य हो, सरदार पटेल गांधी के शिष्य थे, गांधी के चेला थे, एक प्रकार से कहिए तो गांधी के चेला थे सरदार पटेल, पंडित नेहरू। लेकिन सरदार पटेल के काम करने का तरीका गांधी से भी बेहतर था और गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट करते थे। गांधी जी जानते हैं दो लोग से गांधी जी भी प्रभावित थे, एगो सुभाष चंद्र बोस, दूसरा सरदार पटेल। अगर ये दोनों नेता कुछ बात कह दिया तो गांधी को भी मानना होता था, समझ गए। ये दोनों के काम करने का तरीका ऐसा था, समझ गए। तो अब देखिएगा सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई। सरदार पटेल को देसी रियासत को भारत में मिलाना था। सरदार पटेल जब देसी रियासत को भारत में मिलाने की शुरुआत किया और यह काम सरदार पटेल जून 1947 से ही करना शुरू कर दिया था। 3 जून 1947 के बाद से ही करना शुरू कर दिया था। 3 जून 1947 के बाद से ही करना शुरू कर दिया। और सरदार पटेल ने 3 जून 1947 से 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इस बीच में 542 में से 539 देसी रियासत को जीतकर 539 देसी रियासत को भारत में मिला लिया। 539 देसी रियासत को भारत में मिला लिया। इतना कम समय में इतने अधिक देसी रियासत को जीतकर भारत में मिला लिया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल एगो विलय पत्र तैयार किए, ठीक है, विलय पत्र तैयार किए। और उस विलय पत्र में डेट लिखा हुआ था, डेट, और डेट के बाद जो है देसी रियासत लिखा हुआ था और उसके आगे नाम लिखना था। फिर वहां पे घोषणा पत्र में यह बात लिखा हुआ था कि हम फलना देसी रियासत के फलना राजा हैं, हम भारत में मिलने के पक्ष में मतदान करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। और नीचे हस्ताक्षर करना था, समझ गए। कुछ चीज खाली था और जो मूल बात था वो लिखा हुआ था। सरदार पटेल एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे हाथ में लड्डू, समझे, दूसरे हाथ में लड्डू
और एक हाथ में लाठी। लाइट कैसे खत्म हो गया है? जनरेटर स्टार्ट करना होगा। कैसे खराब हो गया? कैसे खराब हो गया? अच्छा सुनिए ना, लाइव चल रहा है ना, कितना देर में स्टार्ट करेगा? है हाँ, हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए, तो अब देखिएगा, सरदार पटेल लाठी और मिठाई दोनों लेके निकले, ठीक है। और सरदार पटेल जब देसी रियासत को भारत में मिलाने के लिए काम कर रहे थे, तो सरदार पटेल का साथ वीपी मेनन दे रहा था। वीपी मेनन के साथ सरदार पटेल का साथ लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी भी दे रही थी। समझिए, लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी भी दे रही थी सरदार पटेल का साथ। समझ गए? तो अब देखिएगा, देसी रियासत के राजा महाराजा के पास सरदार पटेल जाते थे, दूरदर्शी तो थे ही, पहले उसको बोलते थे, आराम से प्यार से समझाते थे कि भारत में मिल जाइए, बेहतर रहेगा। तो कुछ देसी रियासत जो है डर से ही, समझ गए, एकदम हस्ताक्षर कर देता था। समझे, कुछ देसी रियासत डर से ही हस्ताक्षर कर देता था। जो हस्ताक्षर कर देता था उसको लड्डू खिला दिया करते थे। समझे, जो थोड़ा सा भी इधर उधर बकता था तो उसको पहले धमकी देते थे। धमकी पे मान गया ठीक है, और नहीं तो लाठी से डेंगा देते थे। समझे, कैसे नहीं मिलेगा? गृह मंत्रालय उनके पास था, गृह मंत्रालय। और जिनके पास गृह मंत्रालय होता है ना, सेना उसी के अधीन होता है। समझ गए? सेना को कह देता था जाके इसको सेट किया हो तो ठीक। तो आराम से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि प्यार से माने तो माने, और नहीं तो फिर डंडा से भी मनवा लेते थे। तो 542 में से 539 को मिला लिए, और 15 अगस्त 1947 से पहले मिला लिए। यहां पे गौर कीजिएगा, 542 में से 539 देसी रियासत को आजादी से पहले मिला लिए, 15 अगस्त 1947 से पहले मिला लिए। लेकिन 3 देसी रियासत ऐसा हुआ जो 15 अगस्त 1947 तक नहीं मिलाया जा सका। उसमें एक आपको जम्मू कश्मीर, दूसरा आपको हैदराबाद, और तीसरा की हम बात करें तो तीसरा था आपको जूनागढ़। तीसरा था आपको जूनागढ़। तो जम्मू कश्मीर के विषय में तो बता दिए हैं। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। हैदराबाद, जानते हैं रेलवे ये प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे बड़ा देसी रियासत कौन था? भारत में जो 542 देसी रियासत था उसमें सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद था। और हैदराबाद जितना बड़ा इटली देश है ना, इटली का नाम सुने हैं? इटली देश, इटली की राजधानी रोम, जहां पर विराट कोहली जाके शादी किया था। समझ गए? वही इटली। जितना बड़ा इटली है उतना बड़ा हैदराबाद था। समझ गए? तो सभी देसी रियासतों में सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद था। रेलवे का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और हाल फिलहाल में 2017-18 में जो एनटीपीसी हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। एनटीपीसी 2017-18 में जो हुआ था, समझ गए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैदराबाद सबसे बड़ा देसी रियासत था। हैदराबाद में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा, और यहां के शासक भी मुस्लिम ही थे। और हैदराबाद क्या कह रहा था जानते हैं? देखिए हैदराबाद कहां है। हैदराबाद यहां पर है, समझे, हैदराबाद जो है यहां पर है, ई है हैदराबाद, समझे। और ई क्या कह रहा था जानते हैं? ई कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। बताइए, भारत के एकदम लगभग दक्षिणी भाग में बीचों बीच में है, और ई कह रहा है हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो दो पाकिस्तान बना था, एगो पूर्वी एगो पश्चिमी। मतलब इसका शासन यहां से चलता, समझ गए, इसका शासन यहां से चलता। ये पॉसिबल था? कभी भी पॉसिबल नहीं था। और हैदराबाद देसी रियासत ने भारत सरकार को यह कहा कि आप हमको 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, और 1 साल में हम सोच विचार करके जो है आपको बताएंगे कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। तो भारत सरकार को लगा चलिए ठीक है, 1 साल का टाइम देते हैं, आप सोचिए विचारिए। तो आप
आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, आजादी के समय किस देशी रियासत ने 1 वर्ष तक अपने यहां यथास्थिति बनाए रखने की मांग भारत सरकार से की थी? हैदराबाद। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैदराबाद, तो अगस्त 1947 से अगस्त 1948 तक हैदराबाद को टाइम दिया गया सोचने के लिए कि आप सोचिए आपको क्या करना है। लेकिन अगस्त 1948 के बाद भी हैदराबाद वही राग अलाप रहा था कि हमको पाकिस्तानी में मिलना है। तो अब सरदार पटेल को लगा कि ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है, इस पे कुछ करेंगे। इसके बाद सरदार पटेल ने अपने अधीन आने वाले सैनिकों को कहा, जाइए कुछ कीजिए ताकि हैदराबाद मिल जाए। सरदार पटेल के आदेश पर भारत सरकार की पुलिस, भारतीय सैनिक सितंबर 1948 में हैदराबाद पहुंचा। सितंबर 1948 में हैदराबाद पहुंचा और हैदराबाद पहुंचने के बाद समझ गए, वहां के शासक को इतना कूटा, समझ गए, कि कहा अब हम भारत में मिलेंगे, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और यहां पर पुलिस के द्वारा, सैनिक के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसे हम लोग ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को सितंबर 1948 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया सितंबर 1948। इसके बाद जूनागढ़। जूनागढ़ कहां है जानते हैं? गुजरात में। जूनागढ़ कहां है? गुजरात में। ये देखिए अपना गुजरात है, ये गुजरात है। और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो गुजरात की क्या स्थिति थी सुनिएगा। गुजरात के शासक मुस्लिम थे और यहां की अधिकतर जनता हिंदू। गुजरात की अधिकतर जनता हिंदू और यहां के शासक मुस्लिम। तो यहां के शासक जो मुस्लिम थे, उसने गुजरात को पाकिस्तान में मिलाने को लेकर पाकिस्तान के साथ समझौता करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही गुजरात की जनता को पता चला, गुजरात की जनता ने उस शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ऐसा लगा उसको कि अब लगता है यहां की जनता हमको मार न दे, तो ये भाग के पाकिस्तान चला गया। भाग के पाकिस्तान चला गया मतलब जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके गुजरात को पाकिस्तान में मिलाने की बात की, वो गुजरात की जनता के डर से भागकर पाकिस्तान चला गया। इसके बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि गुजरात में हम जूनागढ़ में हम जनमत संग्रह करवाते हैं और जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 99.99% लोगों ने इस पक्ष में मतदान किया कि हम भारत में शामिल होंगे। इस प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से जो भारत में मिलाया गया है वह आपको फरवरी 1948। जैसे आप यहां पर यह बात याद रखे हुए हैं, सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद, वैसे ही जो सबसे छोटा देशी रियासत था वह बिलबारी था। समझ गए? 542 देशी रियासत में सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटा देशी रियासत की हम बात करें तो सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी। कौन था आपको? बिलबारी। बिलबारी सबसे छोटा देशी रियासत था, आप इसको याद रखिएगा। नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, नीचे से आप हेडिंग मारिएगा। क्या हेडिंग मारिएगा? बता रहे हैं, ठीक है। नीचे से आप हेडिंग मारिएगा देशी रियासत। देशी रियासत, देशी रियासत, देशी रियासतों का एकीकरण। हेडिंग मारिएगा देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण।
देशी रियासतों का एकीकरण। लिखिएगा। लिखिएगा। आजादी मिलने तक, ऐसे लिखिए, आजादी के समय विकास सिंघानिया जी, आशुतोष आर्या जी, आप सभी लोग, अरे आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप सभी लोग को बोल रहे हैं कि मॉडर्न का जो है वीडियो अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तब तक आप देखिए, और जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम आपको सूचना देकर के मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे जल्दी। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, एप्लीकेशन पर सारा वीडियो है, जहां तक पढ़ा है उससे आगे का सारा वीडियो है, आप उसको देखिए तब तक, और जैसे ही हमको टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइम निकाल करके बहुत जल्दी सूचना देकर के हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लिखिए। आजादी के समय भारत में आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत था। आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत था, जिसमें से जिसमें से 539 देशी रियासत जिसमें से 539 देशी रियासत को आजादी से पूर्व 539 देशी रियासत आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत था, जिसमें से 539 देशी रियासत को आजादी से पूर्व सरदार पटेल आजादी से पूर्व सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया भारत में मिला लिया सरदार पटेल को इस काम में मदद 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 वीपी मेनन, हे भगवान, अभी तुरंत न लिखे थे, कहीं ना कहीं लिखे हैं। सरदार पटेल को इस काम में मदद वीपी मेनन ने किया था। सरदार पटेल को इस काम में मदद वीपी मेनन ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, एगो बात सुनिएगा, देखिए, जो किसी भी क्षेत्र को एकीकृत करता है उसे बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। और देखिए, बिस्मार्क जो है ना, एक बहुत बड़े राजनेता हुए जर्मनी के,
जर्मनी टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, जर्मनी को एकीकृत, समझिए जर्मनी को एकीकृत जो है आपको बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो है आपको जर्मनी के एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। उसी प्रकार से भारत का एकीकरण आपको सरदार पटेल ने किया, जिस कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, समझिएगा, याद रखिएगा। सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल के इसी काम के कारण उन्हें सरदार पटेल के इसी काम के कारण उन्हें सरदार पटेल के इसी काम के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और जानते हैं सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ है। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा है। यह कारण है कि उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे आपके परीक्षा यह भी प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। दूसरा प्रश्न यह भी पूछता है कि जो है किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरदार पटेल। दोनों बात याद रखिएगा, तो उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ 1875, हाँ नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ 31 अक्टूबर लिखना है। लिखिएगा सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सब चीज कहिएगा अनलॉक के कर देंगे तो ये पॉसिबल है? हो सब चीज मांग रहा है, फ्री कर दीजिए। बताइए तो हम पैसा कहां से कमाएंगे? फिर रूम ओनर को अपना जमीन भर के, जमीन बेच के देंगे? माँ बाप ऐसे ये घर से बाहर किए हुए और बाहर कर देगा। सब चीज में ये लोग को चाहिए फ्री। अरे जितना पॉसिबल है उतना कर देते हैं। चलिए मनाया जाता है, फुल स्टॉप। तीन देशी रियासत जो आजादी तक, तीन देशी रियासत जो आजादी तक, तीन देशी रियासत जो आजादी तक भारत में नहीं मिलाया जा सका, वो निम्न है। तीन देशी रियासत जो आजादी तक भारत में नहीं मिलाया जा सका वो निम्न है। एक नंबर में जम्मू कश्मीर, दो नंबर में हैदराबाद, तीन नंबर में जूनागढ़, तीन नंबर में जूनागढ़। चलिए क्या एक बार फिर से? अच्छा ठीक है। एक नंबर में जम्मू कश्मीर, दो नंबर में हैदराबाद, तीन नंबर में जूनागढ़, तीन नंबर में जूनागढ़। आगे लिखिएगा। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, ठीक है। निजाम शासक का नाम नहीं था, निजाम उसको कहा जाता था, ठीक है। लिखिएगा आगे। आजादी के समय नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। जो वर्तमान में
पंखा हवा काहे नहीं देता है वो? है, उसको खोल दीजिए ना, ठीक है, गर्मी लगता है बड़ी। जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है, जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है, वहीं सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी है। वहीं सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी है। बिलबारी कहां लिखे थे वो? वहीं सबसे छोटा देशी रियासत यहां पे लिखा हुआ है बिलबारी, यहां पे देख लीजिए बिलबारी। वहीं सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी है, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। हैदराबाद देशी रियासत ने, हैदराबाद देशी रियासत ने, हैदराबाद देशी रियासत ने, देशी रियासत ने आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद 1 वर्षों तक, आजादी के बाद 1 वर्षों तक यथा स्थिति, यथा स्थिति, यथा स्थिति यानी जैसा स्थिति है वैसा ही बने रहने दीजिए। यथा स्थिति बनाए रखने को लेकर, यथा स्थिति बनाए रखने को लेकर, यथा स्थिति बनाए रखने को लेकर भारत सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ भारत सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब नीचे से आगे हेडिंग मारिएगा 1 नंबर में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिखिएगा। आजादी के समय, आजादी के समय, आजादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह थे। आजादी के समय, एक मिनट, आजादी के समय जम्मू कश्मीर में, आजादी के समय जम्मू कश्मीर में, आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था। 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 यहां के शासक हरि सिंह थे। यहां के शासक हरि सिंह थे। हरि सिंह थे। हरि सिंह, हरि सिंह जम्मू कश्मीर को हरि सिंह जम्मू कश्मीर को न भारत में मिलाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में। हरि सिंह जम्मू कश्मीर को, हरि सिंह जम्मू कश्मीर को ना भारत में मिलाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में, ना ही पाकिस्तान में, ना ही पाकिस्तान में। लेकिन 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 जब और जानते हैं
ये बात ऐसे हम हवा में नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में आक्रमण किया था, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने इसको स्वीकार किया है यूएनओ में। पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, पाकिस्तान के सेना घुसपैठ के रूप में कश्मीर पर आक्रमण किया था, इस बात को स्वीकार किया है पाकिस्तान, समझ गए। और ना ही पाकिस्तान में, लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिक लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह भारत सरकार से सैन्य मदद लेने हेतु भारत सरकार से सैन्य मदद लेने हेतु 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, उसी में कंटिन्यू होइएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मूल संविधान में, विशेष राज्य का दर्जा मूल संविधान में, हाँ एक बार फिर से, अच्छा ठीक है। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मूल संविधान में दिया गया। लेकिन हाल ही के दिनों में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, लेकिन हाल ही के दिनों में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया, राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया, लिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, हैदराबाद, रुकिए एक मिनट, नहीं जूनागढ़ लिखिए, जूनागढ़ 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 कोस्ट में, जूनागढ़ कोस्ट में गुजरात लिख लीजिएगा, मतलब गुजरात में है, जूनागढ़ कोस्ट में गुजरात लिख लीजिएगा। जूनागढ़ गुजरात लिखिएगा। फरवरी 1948 ईस्वी में, फरवरी 1948 ईस्वी में फरवरी 1948 ईस्वी में फरवरी 1948 ईस्वी में जूनागढ़ 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 में जनमत संग्रह, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाकर जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। आगे लिखिएगा, हैदराबाद, हैदराबाद लिखिएगा। सितंबर 1948 ईस्वी में सितंबर 1948 सितंबर 1948 सितंबर 1948 1948 सितंबर 1948 ईस्वी में
सैनिक या पुलिसिया कार्रवाई, सैनिक या पुलिसिया कार्रवाई। सैनिक या पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो, जानते हैं ऑपरेशन पोलो को एक और नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से एकदम उतरा हुआ है, ठीक है, याद आएगा तो हम आपको बता देंगे आगे भी, एकदम ध्यान से उतर गया है। ऑपरेशन पोलो को और भी कुछ कहा जाता है हो, और कभी काल जानते हैं ऑपरेशन पोलो नहीं देता है, वही दे देता है। ध्यान में नहीं है, अरे वो सब चीज गूगल पे नहीं रहता, बहुत ऐसा चीज है जो गूगलों पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा लिखिए, अभी बाद में हम बता देंगे। सैनिक या पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया हाँ ऑपरेशन कैटरपिलर कहा जाता है, हाँ ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है। तो अब लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट में लिख लीजिए ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर लिख देते हैं। अरे हे भगवान, ऑपरेशन पोलो के स्थान पर नहीं लिखना है, खत्म कर दिए है ना, मिलाया गया, मिलाया गया के कॉस्ट में लिखिए ऑपरेशन कैटरपिलर, मिलाया गया के कॉस्ट में लिखिए ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर, हाँ ऑपरेशन कैटरपिलर कॉस्ट में लिखिएगा, ऑपरेशन कैटरपिलर यहां पे लिखे हैं। हाँ कभी काल जानते हैं पूछता है ये क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो नहीं देता है, यही देता है। हाँ जी ठीक है। नीचे से एक और लाइन लिखिएगा, वर्तमान में, नीचे से नहीं, वर्तमान में, ये एकदम इजी पॉइंट है हो, क्या वो राज्य है, क्या वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो लिखा रहे, वर्तमान में लिखाना जरूरी है। देखिए काहे लिखा रहे हैं सुनिएगा, देखिए है चश्मा खड़ा हुई है चश्मा खड़ा हुई है, चश्मा खड़ा हुई है ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं बोलिएगा, ये सब चीज जानना चाहिए। बैठिए आप, ऐ खड़ा होइए, खड़ा होइए आप, अरे आप खड़ा होइए ना, आप ही को बोल रहे हैं, अरे आपको बोल रहे हैं, हाँ आपको नहीं, वो पीछे वाली आपको बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, नहीं पता है, बैठिए। तो देखिए ये कोई गलत नहीं है, देखिए हम भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत चौपट है, बहुत चौपट है, सरकारी स्कूल के मास्टरवा सबको जो 40,000 45,000 देता है वो एकदम गलत है, समझ गए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का दोष है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं जानते, ये आपकी गलती नहीं है या आपकी गलती नहीं है, समझ गए, ये गलती है आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, ये सब चीज जानना चाहिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में कौन है, ये सब बात जानना जरूरी है। लेकिन आप लोग खुद देखें, लड़का हो या लड़की, समझ गए, ऐसा नहीं कि यही दोनों, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगा, लड़का में भी लड़की में भी, समझे, और भी बहुत सारे लोग होंगे, ये एग्जाम्पल दिए, आप लोग को अपने ऊपर नहीं लेना इस चीज को, समझ गए। तो ये चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो बहुत जो है यानी बहुत वीक हैं। तो जो भी है हमको तो सबको लेकर के चलना है, वीक हो या जिनका अच्छा हो, तो इसी वजह से ये पॉइंट लिखा रहे हैं। ये पॉइंट लिखाने का कोई
औचित्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लिखा रहे हैं। लिखिएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए? तो आप ये चीज याद रखिएगा। 1 मिनट में इसको पढ़िए तो जितना बताएं। अरे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। चलिए पढ़ लिए भाई जी लोग। देखिए अब थोड़ा सा बोर्ड पे बनिए, तो थोड़ा सा और बोर्ड पे बनिएगा। देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा। ये सब ऐसे राज्य हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं, नाम में परिवर्तन हुए हैं। और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है बताइए? किसको है? देखिए एगो बात बताते हैं, ठीक है, एगो बात बताते हैं, एकदम दिमाग में पूरा ओपनली याद रख लीजिए। संविधान को लेकर, संविधान के अनुच्छेद को लेकर कोई भी परिवर्तन करने की बात अगर आपसे पूछा हो, संविधान को लेकर, संविधान में परिवर्तन करने को लेकर कोई भी बात आपसे पूछा गया हो, आंख बंद करके आप संसद मारिएगा। समझ गए? संसद मारिएगा। संविधान में हर प्रकार का छेड़छाड़, समझ गए, हर प्रकार का छेड़छाड़ मतलब हर प्रकार का बदलाव, हर प्रकार का बदलाव भारत की संसद ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस बात को आप स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछता है नागरिकता, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संसद में है, भारत की संसद में है, तो मतलब नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाएगा? भारत की संसद। सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट के लेकर नियम कानून कौन बनाएगा? भारत की संसद, भारत की संसद। जानते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात स्पष्ट तौर पर केशवानंद भारती बाद में कहा है कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन भारत की संसद कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। समझ गए? है क्या बोल रहे हैं? नहीं सुने आपका बातें हम नहीं समझे। चलिए अब सुनिएगा, नहीं समझे हम उनका बात, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, स्पष्ट तौर पर मेरे कानों तक ही नहीं आया।
तो जो है ये सब ऐसे राज्य है जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं, और राज्यों के नाम में जो परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत और भारत की संसद करता है। अब देखिएगा, उत्तराखंड आज आप जिसको कहते हैं ना, उसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तरांचल, उत्तरांचल, समझ गए? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया है। फिर आज आप जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। फिर आज आप जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं उसे पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश किया गया। फिर आज आप जिसे कर्नाटक कहते हैं उसे पहले मैसूर कहा जाता था, और मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया है। आज आप जिसे केरल कहते हैं इसको पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन, ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था, और इसका नाम बदलकर जो है केरल किया गया है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया है। फिर ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था। उड़ीसा, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है। तो ये चीज है, समझ गए? तो वो तो संवैधानिक नाम असम का जो है ना शुरू से असम ही है, समझ, शुरू से असम ही है, और उसको पहले कामरूप कहा जाता था। समझ गए? तो ये चीज नहीं है, संवैधानिक तौर पर हमने आपको बताया है, संवैधानिक तौर पर हमेशा असम का नाम असम ही रहा है। ठीक है, तो नीचे से जो है ना आप लिखिएगा राज्यों के नाम में परिवर्तन, हेडिंग मारिएगा राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन। लिखिए राज्यों के नाम में परिवर्तन। इतना देर के बाद इसका दिमाग खुला है। लिखिएगा भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत, भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन करता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन करता है। अब दो गो कॉलम बनाइएगा, पूर्व नाम, वर्तमान नाम। पूर्व नाम, वर्तमान नाम, पूर्व नाम, वर्तमान नाम। लिखिएगा पूर्व नाम में उत्तरांचल, पूर्व नाम में उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल। आधुनिक नाम में उत्तराखंड, आधुनिक नाम में उत्तराखंड। आगे पूर्व नाम में संयुक्त प्रांत, पूर्व नाम में संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। आधुनिक नाम में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे पूर्व नाम में मध्य प्रांत, पूर्व नाम में मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। आधुनिक नाम में मध्य प्रदेश, आधुनिक नाम में मध्य प्रदेश। आगे पूर्व नाम में उड़ीसा, 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 उड़ीसा। आधुनिक नाम में ओडिशा, ओडिशा। आधुनिक नाम में ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। आधुनिक नाम में ओडिशा, ओडिशा। आगे पूर्व नाम में मद्रास, पूर्व नाम में मद्रास, मद्रास, मद्रास। आधुनिक नाम में तमिलनाडु, आधुनिक नाम में तमिलनाडु। देखिए पीछे में मोबाइल से बतिया रहा है, क्या कर रहे हैं मोबाइल से, हे भगवान। लिखिए
मद्रास, आधुनिक नाम में तमिलनाडु। आगे पूर्व नाम में ट्रावनकोर, कोचीन। ट्रावनकोर, ट्रावनकोर लिखना होगा, ट्रावनकोर यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा उठ नहीं दिख रहा, हे भगवान। ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे, ट्रावनकोर, कोचीन। पूर्व नाम में ट्रावनकोर, कोचीन। आधुनिक नाम में लिखिएगा केरल। केरल। आगे पूर्व नाम में मैसूर। पूर्व नाम में मैसूर, आधुनिक नाम में कर्नाटक। चलिए अकबकाइए नहीं ज्यादा। आइए तो एक बार याद करते हैं भाई जी लोग। बताइए, उत्तराखंड को पहले क्या कहा जाता? उत्तर प्रदेश को, ओडिशा को, तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। अच्छा एक बात बताइएगा भाई जी लोग, आजादी के समय देश में देशी रियासतों की संख्या 500। सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बिलबारी। बिलबारी बोलिएगा, बकलोल याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे छोटा, सबसे छोटा। आजादी के समय किस देशी रियासत ने भारत सरकार के साथ 1 वर्ष तक यथा हैदराबाद, हैदराबाद। और एक बात बताइए, हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई? सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के तहत कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन। तो हैदराबाद को किस कार्रवाई के तहत? पुलिसिया कार्रवाई। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैट। और जूनागढ़ को जनमत संघ, जैसे जूनागढ़, जैसे जनमत। जूनागढ़ को कौन आधार पर? जूनागढ़ को। और इसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर को मिलाया गया अक्टूबर 1947, जूनागढ़ को फरवरी 1948, हैदराबाद को सितंबर 1948, सितंबर 1948। तो जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया? जम्मू कश्मीर, हाँ, अक्टूबर 1900, जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1900, जूनागढ़, जूनागढ़, हैदराबाद सितंबर 1948। इसके बाद आगे बताइएगा, जम्मू कश्मीर अभी राज्य है? क्या है? जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित? कौन कौन? जम्मू कश्मीर। और आजादी के समय जम्मू कश्मीर में कौन वंश का शासन? कौन वंश? शासक कौन थे? शासक कौन थे? बात क्लियर हुआ? हो गया ना? कल मेरा ही क्लास है, कल आपका क्लास है, मेरा ही क्लास है। कल हम लोग मिलते हैं इससे आगे। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ सुनिए, एक मिनट है, एक मिनट रुकिए। तो होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क, होमवर्क। क्या होमवर्क दे रहे हैं सुनिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है ना भाई जी लोग, आपके पास ऑब्जेक्टिव है नहीं वाला? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन करवा दिए, करवा दिए है ना? चैप्टर नंबर 1, इसमें कौन सा चैप्टर है? भारत का संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये चैप्टर नंबर 1 में हाँ क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसमें टोटल है नंबर ऑफ क्वेश्चन 66। कल आइएगा तो 66 क्वेश्चन पूछेंगे अंतिम में, ठीक है? अंतिम में 66 क्वेश्चन पूछेंगे। और जवाब नहीं दिए, क्योंकि पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन भी करवा दिए, नहीं दिए तो आरती उतारेंगे।
ओम जय जगदीश हरे। और कल से बिहार एसएससी का बैच आ रहा है शाम में 4 से 7। कल से बिहार एसएससी का बैच आ रहा है शाम में 4 से 7। शाम में 4 से 7। क्या हुआ? बीपीएससी के लिए महेश कुमार बर्नवाल का बुक पढ़िए ना, महेश कुमार बर्नवाल।